All right, ji, Assalamu alaikum. Let us talk about weightage. Let us talk about where we left, from where we left. Okay. What is weightage and why does it matter? Now, in the context of Islamic 2058, weightage refers to the relative importance of value assigned to different parts of the syllabus. Okay. Here's how it works. As you can see, paper 1 and paper 2 के topics लिखे हुए हैं, chapters names. ठीक है. अच्छा. Each paper is weighted equally. ठीक है, unless otherwise updated by Cambridge. Meaning पेपर 1 का वेटेज 50% है, पेपर 2 का वेटेज 50% है, ऑल इन ऑल 100% जो है वेटेज है. तो दो पेपर्स होते हैं, दोनों पेपर्स, पेपर 1 इज ऑफ 50 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 50 मार्क्स, 100 मार्क्स हैं. तो दोनों पेपर्स का वेटेज आधा आधा है. Impact of weightage on final result. Let's say a student secures 70% in paper 1 and 50% in paper 2. The overall result will be calculated as 70 into 0.5 plus 50 into 0.5. This means 35, यानी 50 का 70% 35 और 50 का जो है वो 25%, 50% 25. So 35 plus 25, 60%. This 60% would then be used to assign a final grade. Are you getting it? यानी अगर आपने एक पेपर में बुरा किया भी है, एक पेपर आपसे गॉड फॉरबिड अच्छा नहीं सॉल्व हुआ, so the other paper can help rescue you, ठीक है, out of that situation. ठीक है. This 60% would then be used to assign a final grade. ठीक है, A star, A और B, etc. based on grade thresholds, right? ग्रेड थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो हर साल के अनाउंस होते हैं रिजल्ट के साथ. ठीक है. अगर पेपर आसान था तो ग्रेड थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पेपर आसानी से सॉल्व किया. तो ग्रेड थ्रेशोल्ड की बेसिस पर डिसाइड होता है कि ए स्टार कितने पे आ रहा है, बी, ए कितने पे आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है, सी कितने पे आ रहा है, राइट. तो ग्रेड थ्रेशोल्ड की बेसिस पे फाइनल ग्रेड डिसाइड होता है. वाई वेटेज मैटर्स, यू वुड आस्क. अगर आप पूछें वेटेज की क्या इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच फोकस टू बी गिवन टू ईच पेपर. Now, it means that doing well in one paper can help balance out a weaker performance in the other. Now, if both papers are equally weighted, consistent performance across both is crucial for a high final grade. आपको दोनों पेपर्स को इंपॉर्टेंस देनी है. ये नहीं कि पेपर 1 को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पेपर 2 को ऐसे ही समझ रहे हैं, कोई इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं. इक्वल आपने इंपॉर्टेंस देनी है दोनों को. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट मीन्स दैट डूइंग वेल इन वन पेपर कैन हेल्प बैलेंस आउट अ वीकर परफॉर्मेंस इन द अदर. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. पास्ट पेपर्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. ठीक है. पास्ट पेपर शो यू द फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ठीक है. You'll know what to expect. It reduces exam anxiety. Okay. Number two, what is the importance of past papers? It helps you identify frequently asked topics. ठीक है. आपको पता चलता है कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन अक्सर आता है, या फिर पिछले साल ये क्वेश्चन आया था तो अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. इट हेल्प्स यू टू फोरकास्ट. ठीक है. आपको एक अंदाजा होता है कि पिछली दफा ये क्वेश्चन आया था तो अब शायद ये नहीं आएगा, तो आई माइट फोकस ऑन समथिंग एल्स, राइट. You get the guest papers and you get the idea as to how to prepare and what questions are to be given more priority. ठीक है. Past papers help to spot those and prioritize them in your revision. जो topics ज्यादा आते हैं या जो नहीं आया है तो उसका चांस है, राइट. इट हेल्प्स यू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट. पास पेपर्स जो प्रैक्टिस करते हैं आप तो अंडर टाइम्ड कंडीशंस, जैसे आपके पास 90 मिनट्स होते हैं तो आप पास पेपर कोई भी लेके उसको 90 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट योर आइडिया आप कितना टाइम ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूं कि प्रैक्टिस जो है ना, एक एक क्वेश्चन को एटलीस्ट एटलीस्ट देखिए, आप पढ़ाई तो शुरू करते हैं अगस्त से या जनवरी से.
ठीक है। पढ़ाई ये नहीं होती कि आप लास्ट वीक में पढ़ रहे हैं, चलो यार लास्ट वीक में पढ़ेंगे, नो, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो उससे होता क्या है कि आपके पास अगस्त से टाइम है, आप बैठें, ठीक है, आज के दिन 15 मिनट 20 मिनट, जाहिर है 20 मिनट लेके बैठें, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, मैंने जो है स्पेस ज्यादा ले लिया। सर ने तो कहा था कि तो इतने स्पेस में आंसर आना चाहिए एक आइडियली, ठीक है। ऑल्दो यू कैन टेक योर स्पेस, लेकिन आप जितना लिखेंगे उतना ही टाइम और कंज्यूम होगा। याद रखिए, टाइम इज योर बिगेस्ट एनिमी, ठीक है। तो टाइम इज योर बिगेस्ट एनिमी, तो आपको पता चलता है कि मैंने क्या लिखा, क्या यूजफुल था, क्या नहीं लिखता तो फिर भी काम हो जाता। मार्किंग स्कीम तो ये मांग ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, तो ये लिखने का तो फायदा ही नहीं हुआ, इससे टाइम भी वेस्ट हुआ, स्पेस भी वेस्ट हुई, मेरे तो मार्क्स कट हो गए। अगर ये नहीं लिखता तो मेरे पास तो 8 मिनट मतलब 8 मिनट 8 मार्क्स तक चला जाता मेरा आंसर, अभी तो मेरा 6 तक आ गया है। ठीक है, तो एक दफा प्रैक्टिस करते हैं आपको ये पता चलता है, फिर दोबारा आप उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो आप वो गलतियां नहीं करते, तो बेहतर हो जाता है आंसर। एंड आई वुड सजेस्ट एक क्वेश्चन को कम से कम 3 दफा प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइम पे, तो फिर आपको पता चलता है क्या लिखना था, क्यों लिखना था, कितना लिखना था। थर्ड टाइम प्रैक्टिस में आपको पता चल जाता है कि ये लिखना है। और थर्ड टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ 18 मिनट्स आपका आंसर 16.5 मिनट में बेहतरीन आंसर डेवलप हो गया है, एक्यूरेट एज पर द मार्किंग स्कीम। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो आंसर देखा जाए तो बहुत एक्यूरेट है, यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग 8 या 9 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक आइडिया है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। कम से कम एक क्वेश्चन को 3 दफा प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलता है यार मैं क्या गलतियां करता हूँ, मैं क्यों इतना टाइम लगा देता हूँ, क्यों इसमें क्या लिख रहा हूँ। मैं वर्डिंग चेंज कर लूँ, थोड़ी वोकैबलरी चेंज कर लूँ, ये जो बात मैं 6 लाइनों में लिख रहा हूँ थोड़ी सी वोकैबलरी चेंज से ये 2.5 लाइन में आ जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मैंने ये जो लिखा है यहाँ एग्जामिनर को तो समझ ही नहीं आया, यहाँ तो समझ ही नहीं आया एग्जामिनर को कि ये काम की बात थी या नहीं, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख भी रहा हूँ या नहीं। आप किसी टीचर को चेक करवाएंगे तो दे टेल यू कि यहाँ ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क यहाँ क्यों गए थे, ये कैसे हो गया, अचानक से आपने बोला ये होना शुरू हो गया, मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है इन्फॉर्मेशन में, योर आंसर इज लैकिंग कोहेरेंस। तो दिस इज द आइडिया, ठीक है। यू टेक योर टाइम, 2 साल इसीलिए मिलते हैं कि आप आराम से प्रैक्टिस कर करके अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को, आंसर के प्रेजेंटेशन स्टाइल को फ्लॉलेस बनाए। Now, you figure out how long to spend on each question section. Practice से पता चलता है। Self assessment. You can mark your own answers using marks scheme. Marks scheme सामने रख के आप अपने आंसर को मार्किंग कर सकते हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी लेवल क्या है, क्या मैं 10 में से 5 के आंसर लिखता हूँ। देखें, अगर आप रेफरेंसेस ऐड नहीं कर रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लेवल 3 और लेवल 4 आंसर। स्लाइटली लेवल 2 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा आंसर, लेकिन विदाउट रेफरेंसेस, यानी कुरानिक वर्स नहीं लिखी, हदीस नहीं लिखी, सहाबी का कॉल, ये तीनों चीजें इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं एक्यूरेट वर्ड्स में, और ये सर्टिफाई करती हैं इन्फॉर्मेशन को। इससे जो मैं लिख रहा हूँ ना, अपनी मेरी आए बाएं शाएं बातें नहीं है, ये सब कुरान हदीस और सहाबी कॉल में से आ रहा है, वो सर्टिफाई कर रही है चीजें। तो अगर आप वो नहीं लिख रहे रेफरेंसेस तो उसके बगैर आपका आंसर 7 मार्क्स का होता है। फिर आपने और भी कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, एक आंसर में ये 15-17 बातें होनी चाहिए थी, आपने टोटल लिखी 11-12 बातें हैं, तो फिर वो आंसर में मार्क्स और कटते हैं, और फिर बच्चा देखता है कि यार मुझे 10 में से 5 क्यों मिले, मैंने तो सोचा था 9 मार्क्स का आंसर लिखा है। आपने रेफरेंस ही नहीं लिखे तो 7 मार्क्स रह गए, फिर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस आंसर को समझाने में, आपने वो लिखी ही नहीं। छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, 2-3 लाइनों की बात हो सकती है, 5 लाइन की बात हो सकती है, 2 लाइन की, 1 लाइन की बात हो सकती है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है आंसर के लिए। आपने फील किया है तो अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आंसर, मतलब वो तो यही देखेगा ना, मुझे समझाओ तो सही क्लियरली, नहीं समझाएंगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, फिर बच्चे कहते हैं कि 10 में से 4 मार्क्स, 10 में से 5 मार्क्स, व्हाट इज दिस। तो दीज आर द मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर्स आर लुकिंग फॉर। देखें, इससे आपको पता चलता है कीवर्ड्स क्या मांग रहे हैं वो, डेप्थ ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपने समझाया नहीं, ओवरव्यू दे के चले गए, हालांकि ये समझाना जरूरी था। अब एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो गई, इसको तो पता ही नहीं है, बच्चे को तो पता ही नहीं है इस टॉपिक का। अब आगे जो लिख रहा है उस पर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, तो ऐसे ही लिख रहा है।
ये स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। थिंक स्ट्रक्चर को ऐसे सोचें जैसे एक मूवी का स्ट्रक्चर होता है, पूरी दुनिया में वो मूवी देखी जाती है, कभी सिनेमा से कोई बंदा ऐसा कंफ्यूज नहीं निकलता सर खो जाते हुए कि मुझे तो समझ ही नहीं आई मूवी क्या थी। तो एक एक चीज, चाहे आधे सेकंड का, 1 सेकंड का कोई क्लिप हो, ऐसे गन निकाल रहे हैं या क्या, जिसकी वजह से एकदम सारे डर गए और सब ने एक दूसरे को फायर कर दिया, सब मार के, तो वो आधे सेकंड की जो गन निकालने वाला भी जो सीन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर उसको, मूवी मेकर वो जहन में रखता है कि ये सीन नहीं बनाऊंगा तो वो लोग बोलेंगे ये मर क्यों गए अचानक से, अभी तो बैठे हुए थे सारे। तो यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन। फेमिलियरिटी विद द मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम आपको बताती है कि कैसे मार्क्स मिलते हैं। राइट आंसर्स दैट गेट फुल मार्क्स, ठीक है, आपको आइडिया मिलता है कि कैसे लिखो ऐसे आंसर इनमें फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको ए स्टार चाहिए, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है, इसके गिर्द आपका पूरा जो है ना एफर्ट घूमेगा। योर एंटायर एफर्ट विल रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट नंबर 5, ठीक है। यू शुड नो व्हाट द मार्किंग स्कीम इज आस्किंग एंड योर आंसर शुड मैच द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्किंग स्कीम। ये होगा, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम एन ए स्टार। Boosting confidence, it practice boosts your confidence, otherwise students confuse, घबराहट का शिकार, अक्टूबर नवंबर तक पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल जो है ग्रेड 9 में उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको लगता है वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स रिबेलियस अंदाज पे आ जाते हैं, दे फील लाइक दे कांट डू इट। इट्स इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन स्टूडेंट वो पहले बहुत रिलैक्स अप्रोच से चलते हैं, फिर उनको घबराहट होती है जब मंथली एग्जाम्स होते हैं, देन they start behaving like, mm, there's either there's a fault of the teacher या फिर there's something wrong, और फिर वो distraction करते हैं। अच्छा खैर, now spotting weak areas, you can know if you keep losing marks on certain types of questions, for example hadith interpretation, explaining of significance, you know exactly what to focus on revision, ठीक है, तो आपको रिवीजन का अंदाजा होता है कि किस चीज पे रिवीजन करनी है। टिप्स फॉर यूजिंग पास्ट पेपर्स इफेक्टिवली, स्टार्ट विद रीसेंट ईयर्स, जो अभी अभी पिछले साल गुजरे हैं उनसे शुरू करें और फिर रिवर्स में जाएं, ठीक है। यूज मार्किंग स्कीम टू करेक्ट योरसेल्फ, अपने आंसर को मार्किंग स्कीम पे जज करें। अगर आपके आंसर में मार्किंग स्कीम के दिए हुए वर्ड्स, मार्किंग स्कीम का दिया हुआ पैटर्न, मार्किंग स्कीम के दिए हुए एक्यूरेट वर्ड्स, एक्यूरेट सेंटेंसेस, वो चीजें होंगी तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। अगर मार्किंग स्कीम से हट के आप बातें लिखेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर मार्क्स। टाइम योरसेल्फ व्हाइल प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली स्टॉप वॉच लगा के बैठे, रिव्यू नॉट जस्ट व्हाट यू गॉट रॉन्ग बट ऑल्सो व्हाई, क्या गलत लिखा और क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, उसको भी रिव्यू करें। ट्राई डूइंग एटलीस्ट 3-5 फुल पास पेपर्स, ठीक है, देखें ये आपको ये कह रहे हैं पास पेपर्स प्रैक्टिस करें बिफोर एक्चुअल एग्जाम्स, ठीक है। नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 मरतबा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। हाउ टू यूज पापा कैम्ब्रिज फॉर चेकिंग पास पेपर्स, ओके, तो ना अब पास पेपर्स तो सर आपने बताया, लेकिन ये देखने कहाँ से ना, यू गो टू गूगल, ठीक है, यू राइट इन द सर्च बार इस्लामिक 2058 पापा कैम्ब्रिज, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लिंक, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लिंक, यू कैन यूज एक्सट्रीम नोट्स एज वेल, लेकिन तो आपको ये लिंक आ जाता है, ठीक है, यही वाला पहला लिंक आएगा अगर आप सर्च करेंगे, ये लिंक आप ऐड करेंगे तो आपके सामने जो है वो पास पेपर्स की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, उसमें साल लिखे हुए होते हैं। You click on one year, you can see the past papers of that year. You can see the marking scheme of that year. You can see the grade threshold of that year. You can see the examiner report of that year. ठीक है, तो ये आप मार्किंग स्कीम से बेसिकली आपको पास पेपर देखना है, मार्किंग स्कीम कि ये क्वेश्चन आए हैं उस साल में और इनको एग्जामिनर चेक ये करेगा इनमें, तो मार्किंग स्कीम, ये दो चीजें आपके काम की हैं, ठीक है। ग्रेड थ्रेशोल्ड भी उस साल का आपको समझ में आ सकता है देख के, इजी पेपर होता है थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाता है, मुश्किल पेपर होता है थ्रेशोल्ड नीचे आ जाता है, राइट। ना वेरिएंट्स, व्हाट इज वेरिएंट, देखें जब आप पास पेपर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां साइड पे पेपर पे लिखा होता है 1-2 या 2-2, ठीक है, ये पाकिस्तानी वेरिएंट्स हैं, यानी पेपर जो होता है वो मलेशिया के लिए भी आता है और पाकिस्तान के लिए भी आता है, ठीक है।
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लुक ओवर हियर फॉर कैम्ब्रिज O लेवल इस्लाम मैथ इन पाकिस्तान द रेलेवेंट वेरिएंट इज वेरिएंट 2। यानी हमारे वेरिएंट्स कौन से हैं? 1 2 यानी पेपर 1, 2 2 यानी पेपर 2। ठीक है। और मलेशियन वेरिएंट क्या है? 1 1 एंड 2 1। ठीक है। तो जिनके आखिर में 2 लगा हुआ होता है ये पाकिस्तानी वेरिएंट्स है, यानी ये पाकिस्तान के लिए पेपर है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान, दिस अप्लाइज टू द स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जाम इन पाकिस्तान एज वेल एज अदर कंट्रीज इन द सेम टाइम जोन, यानी अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि एग्जाम पेपर बनता है, तो एग्जाम पेपर जो है अगर वो मलेशिया का टाइम पहले है हमसे, उनकी सुबह पहले हो जाती है, वहां पेपर आ जाए तो आपको तो पता चल जाएगा आज का पेपर ये आया है। तो वो ये नहीं चाहते कि आप जो है वो पेपर आपको पहले से पता चल जाए, इसलिए वो वहां के लिए पेपर 1 पेपर 2 अलग बनाते हैं मलेशिया टाइम जोन के लिए, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह के टाइम जोन के लिए अलग पेपर बनता है। ठीक है, क्योंकि इनकी सुबह देर से होती है तो वहाँ अलग पेपर आता है, ताकि ये ना हो कि बच्चे यहाँ वाला पेपर समझेंगे कॉपी करके, वही पेपर की तैयारी करके यहाँ बैठ जाएं, तो इस तरह तो ये चीटिंग हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इट मीन्स फॉर यू, व्हाट इज वेरिएंट, हाउ डज वेरिएंट इफेक्ट यू? एग्जाम कंटेंट, while the overall syllabus is identical, मलेशिया का भी सिलेबस वही है, हमारा भी सिलेबस वही है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का O लेवल इस्लामिक 2058 की बात हो रही है। ठीक है, कैम्ब्रिज का जो पेपर है इस्लामिक 2058 उसका सिलेबस आइडेंटिकल है मलेशिया में भी और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में। क्वेश्चन फ्रेजिंग और एग्जाम्पल्स माइट डिफर स्लाइटली बिटवीन वेरिएंट्स टू अलाइन विद रीजनल कॉन्टेक्स्ट और करेंसी। Now, past paper matching. Always practice with the relevant with the variant issued in your region. Example पाकिस्तान, वहां पे हर पेपर के आखिर में 2 लगा होगा, 1 2 या 2 2। ठीक है। मलेशियन पेपर्स में इंक्लूड सिनारियोज अनफेमिलियर टू यू। ठीक है। मार्क स्कीम्स एंड एग्जामिनर रिपोर्ट्स, दीज आर वेरिएंट स्पेसिफिक। ठीक है, अगर जो आपका वेरिएंट है तो मार्क स्कीम भी उसी के रिलेटेड, उसी के नीचे ही होगी, 1 2 लिखा होगा उसमें या 2 2। ठीक है। यूजिंग द करेक्ट सेट इंश्योर्स फीडबैक कॉरेस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली टू योर पेपर वर्जन। ठीक है। I hope that you have understood the variants. I hope that you have understood how to check the marking scheme on Papa Cambridge. This is the address. ठीक है, हमेशा यहाँ जाएं, आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, उस साल का पेपर देखें, उस साल की मार्किंग स्कीम देखें, पेपर का पैटर्न देखें। I hope you have understood the importance of past papers. I hope that you have understood what is weightage and how it works. I hope that you have understood the books. Okay. I'll come with more information as we proceed. Thank you and Allah Hafiz.